Realism, its metaphysics, epistemology, axiology, realism and education. We are going to discuss these many things in this video with reference to philosophy and education and an introduction in Christian perspective book written by Judge R. Knight. So let's start. What is realism? Realism is a philosophic position that arose to a certain extent as a reaction against the abstractness and otherworldliness of idealism। कि देखिए ये रियलिज्म जो है ये एक तरह का फिलोसफी है जो कि आइडियलिज्म्स का एब्स्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट और अदरवर्ल्डलीनेस जो एक कंसेप्ट था आइडियलिज्म में उसी का अगेंस्ट में ये फिलोसफी जो है इसी का एमर्जेंस हुआ है। इसी का मतलब क्या है कि रियलिजम्स जो है ये लोग एब्स्ट्रैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी का अगेंस्ट में है और अदर वर्ल्डनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को भी ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो रियलिजम्स का कोर प्रिंसिपल क्या है? जो फर्स्ट कोर प्रिंसिपल आता है वो क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। कि the fundamental starting point for the realist is the assertion that objects perceived by our senses exist in their own right quite independently of their being known or observed by a mind। कि देखिए रियलिजम्स के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसी का इंडिपेंडेंसी है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और माइंड उसको इंडिपेंडेंटली क्या करता है कि उसको परसीव करता है। क्या देखिए कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो थे उनके हिसाब से जो आइडिया है वो प्रीसीड करता है मैटर को और ऑब्जेक्ट को, लेकिन रियलिस्टिक फिलोसोफर जो थे वो कंप्लीटली रिवर्स थे कि इनके हिसाब से ये आइडियाज और जो माइंड है ये दोनों क्या है, एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट है। आइडिया एक इंडिपेंडेंट चीज और ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट चीज है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है ये बुक में, ट्री ऑन ए डिजर्टेड आइलैंड। ओके, कि जब एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो ये ट्री हम डिजर्टेड आइलैंड में ट्री का बारे में सोचे या ना सोचे लेकिन वहाँ ट्री होता है। हो गया, और वहाँ ट्री है, इसका मतलब क्या है? ट्री जो है वो इंडिपेंडेंटली वहाँ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, हमारा दिमाग में उसी का आइडिया है या नहीं, उसी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपल सा चीज को अगर हम देखें तो ये क्या बोलता है कि कोई भी चीज अगर माइंड में एग्जिस्ट करता है तो उसी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमको दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, रियलिज्म को अगर हम देखें तो अरिस्टोटल इसी का फाउंडर माना जाता है और इसीलिए अरिस्टोटल को इसी का जो फादर माना जाता है और फादर ऑफ रियलिज्म किसी को माना जाता है, अरिस्टोटल का माना जाता है, जो कि प्लाटो का एक बहुत ही डिसिपल थे और अच्छा स्टूडेंट थे। Form and matter. Aristotle was deeply influenced by Plato, but showed a definite divergence in his thinking। कि देखिए अरिस्टोटल जो थे वो प्लाटो का एक बहुत ही अच्छा और डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे प्लाटो से, लेकिन उनका थिंकिंग में एक तरह का डिफरेंसेस और डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला था ये फील्ड में, कि ही हेल्ड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक कंस्टिट्यूएंट। हो गया, प्लाटो क्या मानते थे कि सारे के सारे जो मैटर है वो आइडिया के लिए ही एग्जिस्ट करता है, उसका आइडिया माइंड में है इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अरिस्टोटल उसी का जो ये जो व्यू पॉइंट था प्लाटो का उसी से थोड़ा अलग व्यू रखते थे। उनके हिसाब से ये आइडिया ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह का चीज से बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक कंस्टिट्यूएंट। ये ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह का चीजों से बना हुआ है, एक है फॉर्म, दूसरा वाला है मैटर। जब फॉर्म्स का बात करते हैं ये एक्चुअली जो प्लाटो का जो आइडिया वाला कंसेप्ट था उसी के साथ सेम था। लेकिन जब मैटर का बात करते हैं ये क्या है? द मटेरियल कंप्राइजिंग
द सेंसरी ऑब्जेक्ट, कि जो चीज जिसको कि हम लोग सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं। हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों से ही बना हुआ है, ये प्लाटो का मानना था। हो गया। अगर हम लोग रिलेशनशिप को देखिए ये फॉर्म और मैटर का, तो अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट फॉर्म कैन एग्जिस्ट विदाउट मैटर बट मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म। अरिस्टोटल का हिसाब से ये मानना था कि ये फॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंटली विदाउट मैटर क्या कर सकता है, कि एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि जब हम लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, हो गया, तो वो आइडिया ही है, मतलब उसी का कोई मटेरियल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। और द आइडिया ऑफ टॉक, हो गया, ये क्या है कि मैटर का कोई जरूरत नहीं है, अगर फॉर्म है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जब मैटर का बात करते हैं तो ये चीज इंडिपेंडेंटली विदाउट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हो गया। दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड मैटर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। Next, departure from Plato. Aristotle radical departure from his teacher was his conviction that universal ideas could be better understood through the study of particular thing or matter. और उसके बाद प्लाटो से अलग अरिस्टोटल बिलीव करते थे कि दैट द यूनिवर्सल आइडिया, ये जो यूनिवर्सल आइडिया जो है उसी को हम लोग मैटर के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, कि समझ सकते हैं। क्या कि प्लाटो क्या मानते थे कि आइडिया है, इसके लिए मैटर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, जो कि प्लाटो उसी से थोड़ा अलग सा व्यू रखते थे। इनके हिसाब से अगर आइडिया को समझना है, फॉर्म को समझना है, तो हमको मैटर जो है वो ठीक उसी का जो पर्टिकुलर थिंग है उसी को हम लोग डीपली, हो गया, क्या करना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा। इसी का जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है इसी को अगर हम देखें, अरिस्टोटल फोकस ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स laid the basic structure for the subsequent development of modern physical life and social sciences। अरिस्टोटल्स का मानना ये था कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ, कि जो हमारा मॉडर्न फिजिकल लाइफ और सोशल साइंस होता है इसके लिए एक तरह का ये क्या देता है, कि एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट। और उसके साथ साथ इनका मानना था कि वॉज ए प्रोलिफिक ऑर्गेनाइजर एंड कैटेगराइजर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिक्स, बोटानी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉजिक एंड फॉर्मल फिलोसफी। और इसके लिए इनको एक प्रोलिफिक ऑर्गेनाइजर, कैटेगराइजर्स, इन्फ्लुएंसिंग फिजिक्स, बोटनी, ये उनको माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में रियलिजम्स का जो एग्जिस्टन, रियलिज्म एंटर्स द मॉडर्न वर्ल्ड चीपली थ्रू टू इन्फ्लुएंसेस, कि मॉडर्न वर्ल्ड आज का डेट में हम जो रियलिजम्स और रियलिस्टिक फिलोसफी को देख रहे हैं, ये फ्रांसिस बेकन और जॉन लॉक का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि फ्रांसिस बेकन एक इंडक्टिव मेथोडोलॉजी को डेवलप किए थे, जिसे को कि हम लोग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। हो गया, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हम लोग बोलते हैं, जो कि अरिस्टोटल का अगेंस्ट में था और अरिस्टोटल का कंप्लीटली अपोजिट था। क्योंकि अरिस्टोटल दिए थे कौन सा, डिडक्टिव मेथोडोलॉजी, जहाँ की हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर को आ रहे थे, लेकिन फ्रांसिस बेकन दिए इंडक्टिव मेथोडोलॉजी, जिसी को कि साइंटिफिक मेथड बोला जाता है, और जहाँ पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ हम लोग जाते हैं। और इसके लिए ये रिलीजन्स जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था। और उसके साथ साथ जॉन लॉक जो थे, उनका टेबुला रासा वाला ब्लैंक स्लेट स्लेट जो है, जिसको कि हम लोग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हो गया, कि टेबुला रासा वाला कंसेप्ट जो जॉन लॉक का था, इसके लिए जो रियलिजम्स का जो पॉपुलैरिटी, हो गया, उसी का जो एक्सेप्टेंस है वो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा था, ज़्यादा करके ये कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न वर्ल्ड में। अगर इसी का फिलोसफिक पोजीशंस को देखिए, तो द फिलोसफिक पोजीशन ऑफ रियलिज्म इज डिफाइंड बाय इट्स कमिटमेंट टू एन ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड एंड ए फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट
as the foundation of for truth and value, कि इसी के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के ऊपर रियलिज्म क्या करता है, बिलीव करता है, और ये फोकस करता है उसी के ऊपर जो वैल्यू रहता है, उसी को वो बिलीव करता है। अगर मेटाफिजिक्स को रियलिज्म को दिखे तो ये रियलिटी ऑफ थिंग्स जो है, इसका ये मेटाफिजिक्स है। इसका मतलब क्या है, जो मैटर है, जो थिंग्स है, उसी का रियलिटी को ही मानता है कौन, रियलिज्म और रियलिस्टिक फिलोसोफर। इनके हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी क्या है, फॉर द रियलिस्ट अल्टीमेट रियलिटी इज सेंटर्ड इन द फिजिकल वर्ल्ड, नॉट इन द रेलम ऑफ माइंड। कि इनके हिसाब से जो अल्टीमेट रियलिटी है वो फिजिकल वर्ल्ड का अराउंड में है और फिजिकल वर्ल्ड में ही है, ना कि ये हमारा माइंड में है, जो कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर मानते थे। कौन सा अल्टीमेट रियलिटी उनके हिसाब से क्या है, जो आइडियाज जो है, जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, उनके हिसाब से ये अल्टीमेट रियलिटी था। लेकिन रियलिज्म उसका एकदम अपोजिट है। इनके हिसाब से रियलिटी कौन सा चीज है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट, मैटर हो गया, तो ये इनके हिसाब से क्या, रियल है। अगर ये रियलिटी का कंपोजिशंस को देखिए हम लोग, तो यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज फंडामेंटली कंपोज्ड ऑफ मैटर इन मोशन। ओके, मैटर इन मोशंस जो है, ये इसी का कंपोजिशन है। नेक्स्ट, कॉस्मस एज ए मशीन। और ये रियलिज्म्स और रियलिस्टिक फिलोसोफर जो है, ये कॉस्मस को, ये यूनिवर्स को एक मशीन की तरह मानते हैं। इनके हिसाब से द कॉस्मोस इज व्यूज्ड एज गैग्नेटिक प्रेडिक्टेबल मशीन, कि ये एक बहुत ही बड़ा मशीन है, और जहाँ की हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होने वाला है। हो गया कि ये जो दुनिया है और ये जो यूनिवर्स है, ये एक बहुत बड़ा मशीन है, और उसी के अंदर हम सारे के सारे एक पार्ट है, और इसी को लेकर हम लोग कुछ प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। दिस मशीन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इनहेरिएंट लॉज बिल्ड इनटू इट्स वेरी फैब्रिक। और ये जो मैग्नेटिक जो मशीन है, ये उसका कुछ इनहेरिएंट लॉ है, उसी के हिसाब से ये चलता है। तो इसी में ह्यूमैनिटीज जो है, उसी का रोल क्या रहता है, ह्यूमैनिटी इज साइमल्टेनियसली ए स्पेक्टेटर एंड ए पार्टिसिपेंट ऑफ दिस यूनिवर्सल मशीन। कि हम जो हैं सिर्फ ये मशीन को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं, और उसके साथ साथ उसी का एक पार्टिसिपेंट भी है, और उसी में हम पार्टिसिपेंट भी किए हैं। यूनिवर्सल लॉज का बात करें तो दिस नेचुरल लॉज आर परवेसिव, controlling not only the physical universe but also the moral, psychological, social, political and economic sphere। हो गया, जो ये जो नेचुरल लॉज है, सिर्फ ये फिजिकल यूनिवर्स को कंट्रोल्स नहीं कर रहा है, उसी के साथ साथ जो हमारा मोरल, साइकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर जो है, उसी को भी क्या कर रहा है कि कंट्रोल कर रहा है। इसी का जो साइंटिफिक फाउंडेशन है, इसी को अगर हम देखें तो दिस रियलिस्ट व्यू ऑफ रियलिटी अंडरलाई मच ऑफ साइंटिफिक मॉडर्न साइंस। हो गया, जो मॉडर्न साइंस है, ये इसी का फाउंडेशन स्टोन है। नेक्स्ट, इसी का एपिस्टेमोलॉजी को अगर हम देखें तो क्या है, ट्रूथ थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो सारे के सारे ट्रू है, जिसी को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसी को कि हम सारे के सारे क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इसी का जो अप्रोच था वो क्या था, रियलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी यूटिलाइज ए कॉमन सेंस अप्रोच टू द वर्ल्ड रिलाइंग ऑन सेंसरी परसेप्शन। ये जो कॉमन सेंस जो है, इसी के ऊपर ज़्यादातर फोकस करता है, और हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है, इसी के ऊपर रिले करता है। क्या, जो कॉमन सेंस है, इसी का यूटिलाइजेशन के ऊपर ये फोकस करता है, और उसके साथ साथ सेंसरी परसेप्शन जो है, इसी के ऊपर ये रिलाई करता है। रियलिज्म्स के हिसाब से वो सारे के सारे चीज ट्रूथ है, जिसी को कि हम लोग हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है, उसी के थ्रू परसीव कर पाते हैं। और उसके बाद जो जजमेंट है, उसी में ऑब्जेक्टिविटी का बात ये रियलिज्म्स बोलता है। रियलिज्म एम्फसाइजेस अलाउइंग
ऑब्जेक्ट टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। जो ऑब्जेक्ट है वो खुद के बारे में क्या करता है, कुछ ना कुछ बोलता है और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ensuring that personal preferences and biases are excluded from the judgment of thing। हो गया। और इसी को जज करने में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार बायसनेस करते हैं, और अगर हम उसी बायसनेस को साइड करके एक्सक्लूड करके, हो गया, पर्सनल प्रेफरेंस को एक्सक्लूड करके इसको जज में जज करें, तो उसका जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसी को हम मिल पाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जजमेंट यहाँ ऑब्जेक्टिव ही रहता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ इज डिफाइन एज ऑब्जर्वेबल फैक्ट। हो गया। तो ट्रूथ कैसा है कि जिसी को कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इसी के ऊपर बिलीव करता है। अगर मेथोडोलॉजी का बात करें तो द प्राइमरी मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंडक्टिव, मूविंग फ्रॉम एग्जामिनिंग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड टू अराइविंग ए जनरल प्रिंसिपल। कि देखिए कि ये रियलिजम्स जो है वो ट्रूथ को पाने के लिए इंडक्टिव मेथड से हमको इन्वेस्टिगेशंस करने के बारे में एम्फासाइज करता है और बोलता है। जहाँ कि हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं नेचुरल वर्ल्ड का, और वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम जनरल प्रिंसिपल, जनरल लॉज, यूनिवर्सल लॉज की तरफ क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, और अल्टीमेटली हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल में पहुंचते हैं। नेचुरल्स लॉज का बात करें तो ये नेचुरल्स लॉज जो है इसी को डिस्कवर किया जा सकता है कैसे, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कंसिडर्ड एब्सोल्यूट प्रायर टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अनचेंजेबल। हो गया। ये जो नेचुरल्स लॉज है इसी को एक प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रायर टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अनचेंजेबल, इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं कि ये सारे के सारे वो प्रोसेस में कंसिडर करके हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल लॉज को डिस्कवर कर सकते हैं। दिस नेचुरल लॉज होल्ड ए मैग्नीट्यूड फॉर द रियलिस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द एब्सोल्यूट माइंड ऑफ द आइडियलिस्ट। कि ये नेचुरल लॉज लॉज जो है वो आइडियलिस्टिक का जो एब्सोल्यूट माइंड जो है उसी के साथ एक तरह से सेम ही रहता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम सेम रहता है और इम्पोर्टेंट जो है वो सेम रहता है। टेस्ट ऑफ ट्रूथ। रियलिज्म यूजेस कोरेस्पोंडेंस थ्योरी, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में थ्योरीज पढ़ चुके हैं। ये कोरेस्पोंडेंस थ्योरी से ही ये ट्रूथ को वैलिडेट किया जा सकता है। मीनिंग ए जजमेंट इज डीम्ड ट्रू इफ इट कन्फर्म्स टू द एक्चुअल सिचुएशन as perceived by the observer। नेक्स्ट, एक्सियोलॉजी का बात करें तो रियलिज्म का एक्सियोलॉजी क्या है, वैल्यूज फ्रॉम नेचर। हो गया। नेचर से जो वैल्यूज मिलता है ये उसी का एक्सियोलॉजी है। अगर हम लोग ये वैल्यूज का सोर्स को देखिए तो जो नेचर है उसी का ऑब्जर्वेशंस करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको क्या मिल सकता है, वैल्यूज जो है वो हमको मिल सकता है। अगर इसी का परमानेंस का बात करें, बिकॉज दे आर रूटेड इन द स्टेबल यूनिवर्स दिच वैल्यूज आर कंसिडर्ड परमानेंट। हो गया। कि देखिए कि ये जो वैल्यूज है वो कहाँ है, कि यूनिवर्स में है। यूनिवर्स कैसा है, ये स्टेबल है, और इसीलिए ये वैल्यू जो है इसी को भी क्या माना जाता है कि परमानेंट और स्टेबल माना जाता है। इसी का एक्सोलॉजी का दो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं हर वक्त, एक एक एथिक्स, दूसरा वाला एस्थेटिक। एथिक्स में हम लोग मोरल्स लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रियलिज्म का क्या सोचना है इसका बारे में, तो एथिकल बेसिस इज द मोरल्स लॉज इनहेरिएंट इन द नेचर। हो गया। जो मोरल्स लॉज जो है वो सारे के सारे नेचर्स में ही है, इनहेरिएंट है। सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करके, उसी को सेंस करके हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दिस लॉज इज डिस्कवरेबल बाय ऑल पीपल। और ये जो मोरल्स लॉज है इसी को हर कोई क्या कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है। दिस कॉन्सेप्ट सपोर्ट नोशन सच एज इनएलिनेबल राइट of individual, suggesting humanity must seek the definition of this right in natural life। और ये जो कॉन्सेप्ट है
जैसे कि इनएलिएनेबल्स राइट ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या करता है, ह्यूमैनिटी मस्ट सीक द डेफिनेशन ऑफ दिस राइट टू अ इन नेचुरल नेचर इटसेल्फ। हो गया, इसी को नेचर का तरह हमको दिखना चाहिए। एस्थेटिक का बात करें तो ब्यूटी इज जज्ड बाय हाउ क्लोजली आर्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिक एंड ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। कि ये जो ब्यूटी है, ये कहाँ से हम लोग को मिलता है, कि कैसे हम लोग जज करते हैं कि क्लोजली आर्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिक एंड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। कि ये क्या करता है कि लॉजिक्स जो है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, और उसी के साथ साथ जो यूनिवर्स का जो ऑर्डर है उसी को भी ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो फंक्शन जो है आर्ट है का, इसी को अगर हम देखें, जो आर्ट है क्या है, वो रिप्रेजेंट और प्रेजेंट ए न्यू द रेशनलिटी ऑफ नेचर। कि एक तरह का जो रेशनलिटी, नेचर का जो रेशनलिटी है, एक न्यू तरह का रेशनलिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्टिक गोल जो रहता है वो रियलिस्टिकली रिक्रिएट रहता है, और एग्जाम्पल को अगर हम देखें, जो फोटोग्राफी है वो उसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, रियलिज्म एंड एजुकेशन को अगर हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन इट्स मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू दैट अल्टीमेट रियलिटी इज फिजिकल वर्ल्ड गवर्न बाय इम्यूटेबल्स नेचुरल्स लॉ। कि देखिए, ठीक आइडियलिज्म का जैसे रियलिज्म का जो एजुकेशन जो इम्प्लीकेशन है वो उसी का मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो कि क्या बोलता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एक इम्यूटेबल्स नेचुरल लॉज से क्या हो रहा है, गवर्न हो रहा है और रेगुलेट हो रहा है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं लर्नर को और स्टूडेंट को। ये बुक में ये डिस्कशन किया गया है फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स। ये लर्नर जो है उसी को एक फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स का जैसे ट्रीट किया गया है। स्टूडेंट आर व्यूड एज फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ परसीविंग द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। कि ये स्टूडेंट जो हैं वो क्या है, कि एक फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म है जिनके जो कि कैपेबल है कि ये जो नेचुरल ऑर्डर जो है उसी को ये क्या कर सके, कि सेंसरी ऑर्गन के थ्रू परसीव कर सके। दे नो द वर्ल्ड एज ए थिंग थ्रू देयर सेंसेस। हो गया, और वो लोग ये वर्ल्ड को एक थिंग का जैसे, एक चीज का जैसे क्या कर सकते हैं, कि ऑब्जर्व और परसीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ सब्जेक्ट टू लॉज, बहुत सारे रियलिस्ट जो है वो स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉज का जैसा क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। कि उनके हिसाब से ये जो स्टूडेंट है वो नेचुरल लॉज का एक सब्जेक्ट है, और इसीलिए दे आर नॉट फ्री इन देयर चॉइसेस इंस्टेड रेस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली। और इसीलिए ये स्टूडेंट जो हैं वो लोग फ्री नहीं है उनका चॉइसेस में, वो सिर्फ और सिर्फ जो एनवायरमेंटल स्टिमुली है उसी को ये क्या करते हैं, कि रेस्पॉन्ड ही करते हैं। हो गया, नॉट। नेक्स्ट, बिहेवियरिस्टिक व्यू से अगर हम देखें, दिस व्यू ऑफ्टन लेड टू द एडवोकेसी ऑफ बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी इन इट्स मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म। हो गया, कि अगर रियलिज्म्स का जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म को अगर हम देखें तो वो ही बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है। और इसके हिसाब से क्या है, लर्नर क्या है, कि इट पोस्ट दैट स्टूडेंट आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड सेफ्ट थ्रू डिसिप्लिन एंड रीइंफोर्समेंट until दे मेक द प्रॉपर रेस्पॉन्सेस। और इसी के हिसाब से ये स्टूडेंट जो है ये गिग्नेटिक मशीन्स जो है, यूनिवर्सल मशीन जो है उसी का एक पार्ट है, जिनको कि प्रोग्राम किया गया है और सेफ्ट दिया गया है वो डिसिप्लिन्स के थ्रू, और रीइंफोर्समेंट्स दिया जा रहा है जब तक वो लोग प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हो गया, ये क्या था, आइडियलिज्म्स रियलिज्म्स के हिसाब से लर्नर कैसा है वो था। नेक्स्ट, टीचर। इनके हिसाब से टीचर जो है क्या है, वो एक सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वर है। क्या, सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वर है। द टीचर इज रिगार्डेड एज ए मोर सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वर हु possesses extensive knowledge of the cosmic and its governing law।
कि ये टीचर्स जो है कि इसको एक सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वर का जैसे दिखा गया है, जो कि जिसके पास की ये जो कॉस्मोस, जो यूनिवर्स के बारे में बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है, और जो गवर्निंग लॉज जो है उसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर इसी का फंक्शंस और रोल का बात करें तो इसका जो चीफ फंक्शन रहता है, इनपुट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट रियलिटी क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो एक्चुअल जो रियलिटी होता है उसी के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना इफेक्ट एफिशिएंटली और क्विकली, वो ही टीचर का रोल और फंक्शन है। अगर इम्पार्शियलिटी को अगर हम देखें, द टीचर शुड मिनिमाइज पर्सनल बायसेस एंड पर्सनालिटी टू डेमोन्स्ट्रेट द रेगुलरिटीज ऑफ एंड लॉज ऑफ नेचर, पासिंग ऑन फैक्ट दैट हैव बीन वेरीफाइड बाय रिसर्च। कि ये टीचर जो है उसी का जो पर्सनल बायसनेस है उसी को मिनिमाइज करना चाहिए यहाँ। अगर हम लोग करिकुलम्स का बात करें तो ये जो ऑर्डरलीनेस जो है उसी के ऊपर फोकस करते हैं रियलिस्टिक फिलोसोफर। उनके हिसाब से द करिकुलम सेंटर ऑन सब्जेक्ट दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्डरलीनेस अंडरलाइंग द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स का जो ऑर्डरलीनेस है उसी के ऊपर ये फोकस करता है। और यहाँ दो तरह का कोर सब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। पहला साइंस, और साइंस में भी फिजिकल, लाइफ साइंस और सोशल साइंस जो है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो नेचुरल लॉज है उसी को समझा जा सके। दूसरा वाला मैथमेटिक्स, जिसको कि बहुत ही क्रूशियल इंपोर्टेंस माना गया है, और इसी को एक सेंट्रल प्लेस दिया गया है, क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर, और इसी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो ऑर्डर है ये माना गया है, क्योंकि ये जो प्रिसाइज, अब्स्ट्रैक्ट, सिंबलिक सिस्टम, ये सारे के सारे चीज जो कि यूनिवर्सल लॉज का भी एक पार्ट होता है, इसी को मैथमेटिक्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसी को इसीलिए सेंट्रल प्लेस दिया गया है। नेक्स्ट, मेजरेबल्स नॉलेज के ऊपर एम्फासाइज किया है, कि ये रियलिजम्स जो है वो एम्फासाइज किया है वो सारे के सारे नॉलेज है जिसी को कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। और इसी को जो हमारा थंडाइक जो है उनका एक प्रिंसिपल है, व्हाट एवर एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम अमाउंट। कि वो सारे के सारे जो एग्जिस्ट है वो कोई ना कोई अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। व्हाट एवर एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम अमाउंट। हो गया, अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है तो उसी का कुछ अमाउंट है ही है। To know it thoroughly involves its quantity as well as its quality। हो गया, और उसको हम लोग क्वालिटेटिवली और उसका जो क्वांटिटी उसको हम लोग जानने के लिए थोरली क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। फैक्चुअल्स बायसनेस को अगर हम देखें, द करिकुलम फोकसेस ऑन डेमोन्स्ट्रेटेबल फैक्ट। हो गया, जो यहाँ करिकुलम्स में क्या किया जाता है, जो डेमोन्स्ट्रेटेबल फैक्ट है और जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स। हो गया, उसी के ऊपर भी इंपोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि दे प्रोवाइड द एसेंशियल एनकोडेड सिस्टम फॉर पासिंग अन एक्यूमुलेटेड नॉलेज। कि ये जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है उसी को पास करने के लिए ये एक तरह का एनकोडेड सिस्टम है, एंड द एंट्रेंस टू अन एकेडमिक डिसिप्लिन। और उसके साथ साथ एक एकेडमिक डिसिप्लिन में एंट्री करने के लिए भी ये एक तरह का एंट्रेंस का जैसे काम करता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी। यहाँ अगर हम देखिए जो मेथड है इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, तो ज़्यादातर सेंसरी परसेप्शन के ऊपर एम्फसाइज किया गया है, कि मेथोडोलॉजी इज ग्राउंडेड सेंसरी परसेप्शन नेसेसिटिंग द एग्जिस्टेंस यूज ऑफ सेंस इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कि ये लोग जो सेंस ऑर्गन है उसी के थ्रू जो परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन है, इसी के ऊपर ही एम्फसाइज करते हैं। और इसीलिए ये जो है ये दो रियलिस्ट जैसे कि जॉन एमस कॉमिनस और जो पेस्टालोजी है, ये दोनों का जो फिलोसफी है उसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। क्योंकि जो कॉमिनस थे वो मानते थे यूज्ड विजुअल एंड पिक्चर इन इंस्ट्रक्शन सच एज ऑब्वियस पिक्चर। हो गया, कि ये कॉमिनस जो है वो पिक्चर के ऊपर फोकस करते थे इंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन पेस्टालोजी को अगर हम देखिए तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट लेसन जो है उसी को इंट्रोड्यूस किए थे, और जहाँ की स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा था
उसको स्मेल करने के लिए, टच करने के लिए, साउंड जो है उसी को परसीव करने के लिए, एंड नॉट जस्ट साइट टू लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट। सिर्फ दिखने के लिए उसको यूज नहीं करा था, उनको स्मेल, टच, साउंड, ये सब के लिए उसको यूज कर रहे थे कन पेस्टोलॉजी, जिसी को बोला जा रहा था फिजिकल ऑब्जेक्ट नेशन। मॉडर्न एड का बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारे के सारे एक तरह का इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी है, ये हमारा रियलिस्टिक फिलोसोफर के हिसाब से। नेक्स्ट, सिंबॉलिक लर्निंग के ऊपर एम्फासाइज किए थे। ओके, और मास्टरी एंड लॉजिक जो है, इंस्ट्रक्शन एम फॉर द मास्टरी ऑफ फैक्ट, टू फोस्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, रिलाइंग हेविली ऑन इंडक्टिव लॉजिक जो है, इसी के ऊपर ये एम्फासाइज किए थे। ऑब्जेक्टिव मैटर्स मेथड जो है उसी के ऊपर भी एम्फासाइज किए थे। नेक्स्ट हम लोग अगर सोशल फंक्शन का बात करें तो कंजर्वेटिव रूल्स जो है, द रियलिस्ट स्कूल्स एज्यूम ए कंजर्वेटिव रोल ऑफ सोशल पोजीशन, जो एक सोशल पोजीशन का एक कंजर्वेटिवली ये क्या करता है, दिखता है, और कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज का बारे में ये बात करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज एंड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज कंपोज्ड ऑफ प्रूवन फैक्ट एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। हो गया कि ये फिलोसॉफी जो है वो जो हमारा हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के बारे में बोलता है, ट्रांसमिशन करने का बारे में बोलता है। हो गया, और दिस नॉलेज इज दैट व्हिच हैज बीन सेटल अपॉन बाय द एम्पिरिकल साइंसेस, और इसी को एक एम्पिरिकल साइंस को थ्रू सेटल करने के बारे में ये बोलता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू स्कोलास्टिसिज्म, जिसी को कि पेरिलियनिज्म्स भी